नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डेनिस कंपनी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1603 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। स्थापना कौन करता है? हेनरी फोर्थ, वहाँ का राजा हेनरी फोर्थ होता है, वो एक आदेश देता है कि आप एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कीजिए। तो 1603 में जो कंपनी की स्थापना होती है वह सिर्फ कागजों में ही सीमित रह जाती है। उसके बाद फ्रेंच सरकार में, फ्रेंच गवर्नमेंट में जो वहाँ के मिनिस्टर थे जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट, उन्होंने 1642 में दोबारा से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रयास किया, परंतु वह कब सफल होते हैं? वो सफल होते हैं 1664 में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो वास्तविक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसका गठन कब होता है? 1664 में। किसकी सहायता से? जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट की। तो वहाँ के जो राजा होते हैं, फ्रांस के राजा लुई 14, वो एक आदेश देते हैं अपने मंत्री को, जिनका नाम होता है कॉलबर्ट, और कहते हैं एक कंपनी की स्थापना करने के लिए, और इस कंपनी को 50 साल के लिए एकाधिकार दिया जाता है व्यापार करने के लिए। कंपनी का नाम क्या होता है? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स, ठीक है। तो या इसे हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। तो ओरिएंटल का क्या मीनिंग होता है? ओरिएंटल जो बना है, ओरिएंट शब्द से बना हुआ है। तो जो यूरोप के लोग थे वो ईस्ट इंडीज को, यानी जो हिंद महासागर का क्षेत्र था, जो फार ईस्ट रीजन था, उसको ओरिएंट बोलते थे। तो ओरिएंट शब्द हमको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है? 1660 कंपनी की स्थापना तो होती है 1664 में, बट 1667 में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत में भेजा जाता है। अब ये फ्रैंको कैरो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी में जूनियर गवर्नर के पद पर थे। इनको 30 साल का अनुभव था डच ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने का। तो ये जूनियर गवर्नर से सीधे सीईओ बना दिया जाता है इनको कंपनी का, ठीक है। तो ये कैसा होगा? ये डच कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सेम आप इमेजिन करिए, अगर अमित शाह को किसी दूसरी पार्टी का, विपक्ष की पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो बीजेपी की क्या हाल होगी। इसी तरह फ्रैंक कैरो को जब जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी में जूनियर गवर्नर था, उसको सीईओ बना दिया जाता है। किस कंपनी का? फ्रेंच कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है। हालांकि फ्रैंक कैरो फ्रेंच ही रहते हैं, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में एक दल 1667 में भारत आता है और 1668 में सूरत में ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? सूरत में। कब? 1608 में। 1608 में अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, और वहीं फ्रांसीसी कंपनी ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही बनाई थी। कब बनाई थी? 1668 ईस्वी में। जल्दी ही ये लोग अपनी दूसरी फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में बना लेते हैं। मूसलीपट्टनम में 1669 में बना लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? 1673 में वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेरखा लोदी से फ्रांसिस मार्टिन शेरखा लोदी के पास जाते हैं, और वहां से एक मद्रास के निकट पुगुचेरी नाम का एक गांव होता है, वहां पे फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्राप्त करते हैं। इसी पुगुचेरी को ये 1674 में पौंडीचेरी के रूप में विकसित करते हैं और वहां पर एक किले का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन से किले का निर्माण करते हैं ये लोग? फोर्ट लुई किले का निर्माण करते हैं, फोर्ट लुई किले का। तो देखिए, अंग्रेजों ने कहाँ फोर्ट विलियम बनाया था? कहाँ पे? कलकत्ता में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनाया था? मद्रास में। और फोर्ट लुई किसने बनाया था? आपका फ्रेंच लोगों ने फोर्ट लुई बनाया। कहाँ बनाया? पौंडीचेरी में बनाया, ठीक। तो कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में आ जाएगा तो कैसे होगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, और फोर्ट लुई पौंडीचेरी में। ध्यान ये दीजिएगा, कोचीन में डच लोगों ने फोर्ट विलियम फैक्ट्री भी बनाई थी। कोचीन में फोर्ट विलियम नाम से डच लोगों ने भी फैक्ट्री बनाई थी। ये चीज आप माइंड में रखिएगा, लास्ट लेक्चरों में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 1701 से यही राजधानी फ्रेंच की हो जाती है। कौन सी राजधानी होती है? पौंडीचेरी फ्रेंच लोगों की राजधानी हो जाती है। इसके बाद शाइस्ता खान के आदेश से बंगाल में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। चंद्रनगर यहाँ पे है, आप देख लीजिएगा। चंद्रनगर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। इसके बाद होता क्या है? 1693 में
डच जो है वो पौंडीचेरी पर, यहाँ पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी पर कब्जा कर लेते हैं। परंतु 1697 में 5 साल बाद ही, 5 साल में ही रिजविक की संधि हो जाती है डचों और फ्रांसीसियों में, और पौंडीचेरी वापस से फ्रांसीसियों को मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है, 1706 से लेकर 1720 तक यूरोप में काफ़ी उथल पुथल रहती है और फ्रांसीसियों का ध्यान यूरोप में रहता है, ना कि भारत में। तो इसके चलते क्या होता है कि इनको अपनी फैक्ट्री गंवानी पड़ती, कहाँ से, सूरत से और मूसलीपट्टनम से। सूरत और मूसलीपट्टनम से 1720 आते आते तक इन लोगों की फैक्ट्री बंद हो जाती है। फिर 1720 में ही फिर से इस कंपनी में नई ऊर्जा का संचार होता है, और जब डच मॉरिशस छोड़ के जा रहे होते हैं तो 1721 में फ्रांसीसियों ने क्या किया, मॉरिशस पे कब्जा कर लिया। जब डच मॉरिशस छोड़ के जा रहे होते हैं तो 1721 में फ्रांसीसियों ने डच पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ये लोग करते क्या हैं, 1723 में यनम में एक फैक्ट्री खोलते हैं अपनी। 1723 के बाद मालाबार तट पर माहे नाम के स्थान पर एक अपनी और फैक्ट्री खोलते हैं, और 1739 में कोरोमंडल तट पर, ये कोरोमंडल तट है आपका, ये वाला जो तट है ये कोरोमंडल तट है, ये वाला तट आपका मालाबार तट है। तो कोरोमंडल तट पर कराईकल में 1739 ईस्वी में एक फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1742 में फ्रांसीसियों का गवर्नर बन के आता है डुप्ले, जो कि अब तक क्या था कि भारत में फ्रांसीसी सिर्फ व्यापार करते हैं, मगर डुप्ले के आने के बाद फ्रांसीसी भारत की राजनीति में भी कूद पड़ते हैं। इस राजनीति में कूदने के चक्कर में ही 1746 से लेकर 1763 तक 3 कर्नाटक के युद्ध लड़े जाते हैं। तो कर्नाटक के युद्ध में बस ध्यान देने का बात यह है कि जो कर्नाटक था वो कोरोमंडल तट पर, यह एक कर्नाटक राज्य हुआ करता था। आज का जो कर्नाटक तो इधर है, आज का कर्नाटक तो इधर है, पर यह कर्नाटक न होके उस समय ये कर्नाटक राज्य हुआ करता था। तो इस दौरान जो 3 कर्नाटक वॉर लड़े गए, इससे क्या होता है कि फ्रांसीसी इसमें बुरी तरह हार जाते हैं और उनका भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप का सपना ही रह जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और बाद की क्लासों में हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है, 1769 ईस्वी में 1769 में लुई 16 कंपनी को बंद कर देते हैं। ठीक है, वहाँ के राजा जो होते हैं लुई 16 1769 में कंपनी को बंद कर देते हैं, और कंपनी के जितने भी भारत में उपनिवेश बचते हैं, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, यनम और चंद्रनगर में, इस पर किसका, फ्रांसीसी गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, 1785 में कंपनी को दोबारा चालू किया जाता है, मगर जब कंपनी एक बार बंद हो जाती है तो फिर उसमें वो दोबारा बात नहीं आ पाती और वो ठीक से व्यापार नहीं कर पाती। फिर क्या होता है, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है, फ्रांस की क्रांति हो जाती है, जिसके चलते फिर 1792-93 तक आते आते ये कंपनी बंद हो जाती है। तो फ्रांसीसियों के फेलियर के जो असफलता के मेन रीजंस क्या थे, एक तो ये कि ये लोग यूरोप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे ना कि भारत में। दूसरा, चूंकि एक सरकारी कंपनी थी इसलिए इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, करप्शन एकदम हाई लेवल पर था। करप्शन का लेवल इतना था कि 1792 और 93 में जब कंपनी को समेट रहे थे तब भी इसमें मेजर करप्शन किया जा रहा था। फिर थर्ड जो रीज़न होता है इनका क्या था कि ये रोमन कैथोलिक, फ्रांस एक रोमन कैथोलिक कंट्री है, तो ये रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार करने में ज़्यादा बिजी हो गए थे व्यापार करने को छोड़कर। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। तो ये रहा फ्रेंच कंपनी के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में भारतीय राजाओं की क्या स्थिति थी, भारतीय राजाओं की क्या स्थिति थी। उसके बाद हम लोग अंग्रेजों का उदय पढ़ेंगे। ठीक है, कि अंग्रेजी राज्य की कैसे स्थापना हुई और विस्तार हुआ, उसमें हम लोग कर्नाटक के तीनों युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। कुछ भी गलती हो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।